ओके, सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम नवीन कुमार है। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑथराइज गाइड हूँ और इस नालंदा की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। यह धरती अति पावन एवं पवित्र स्थल है। आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेन्स देखने के लिए आए हैं। प्राचीन काल में यह विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था और इस विश्वविद्यालय का इतिहास गुप्ता डायनेस्टी से आता है, कुमार गुप्त के समय से आता है। लेकिन अभी विश्वविद्यालय कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ का लोकल लैंग्वेज संस्कृत और पाली था। इसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार और महाविहार से पहले यह विहार था जिसकी स्थापना सम्राट अशोक किए थे और विहार से पहले यहाँ नालंदा संघाराम के नाम से जाना जाता था। संघाराम मीन्स संघ के आराम करने की जगह, संघ को पढ़ने की जगह, जहाँ भगवान बुद्ध आते थे। ज्ञान प्राप्ति के पहले एवं ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ भगवान बुद्ध आए। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंगो गार्डन था जहाँ भगवान बुद्ध वर्षावास बिताते थे। 46 वर्षावास में 4 वर्षावास नालंदा में व्यतीत किए, जहाँ पे भगवान बुद्ध के 2 लोकल शिष्य हुए जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के नाम से जाने गए, जिनका नाम था शारीपू और मुगलपू। दोनों का जन्म स्थान इसी एरिया में है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के बीच में ज्ञान देते थे, इसलिए नालंदा को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन दिए हैं। नालंदा 2 शब्दों से मिलकर के बना है और वह 2 शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है ना। मैं बीजेपी का नहीं पूछ रहा हूँ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा हूँ, है ना, जो कमल है, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। और दा का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, या जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता था उस स्थान को नालंदा कहते हैं। प्राचीन काल में 3 प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। जैसे आज के समय में कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, हार्वर्ड है, वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी है। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस था, जिसका नाम था तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और वहाँ का प्रसिद्ध विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि और पतंजलि जैसे होते थे। और तक्षशिला हीनयान का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी हो गया, यह महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। और विक्रमशिला बिहार स्टेट के भागलपुर में है, जो वज्रयान का सबसे बड़ा केंद्र था। वर्तमान में 2 यूनिवर्सिटी इंडिया के बिहार में और 1 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, लेकिन इतिहास इंडिया और पाकिस्तान का वर्णन नहीं करता है। इतिहास मगध राज्य का वर्णन करता है, चूँकि मगध का शासन गांधार तक होता था, जिसका अभी वर्तमान नाम कंधार है। कंधार नाम सुने ना, अफगानिस्तान में पड़ता है, जहाँ भगवान बुद्ध के 80 फुट की मूर्ति को तोड़ा गया। तो मगध का शासन कंधार तक होता था। तो आप एक स्लोगन सुने होंगे, भारत जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, भारत वर्ल्ड टीचर के नाम से फेमस था। उसमें इन तीनों यूनिवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मगध के राजा कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था, 5 सेंचुरी एडी में। BN मिश्रा के अनुसार 427 एडी। उसके बाद इसका डेवलप 7 सेंचुरी एडी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन किया और सबसे ज़्यादा कॉपरेट एवं डेवलप 9 सेंचुरी में बंगाल के राजा देवपाल किए। 800 साल तक रेगुलर पढ़ाई का यहाँ कार्य चला। 12वीं शताब्दी के लास्ट में तुर्क इन्वेडर बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर था। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, उसका असिस्टेंट कमांडर था। यहाँ आक्रमण किया
यहाँ पे विद्यार्थी एवं टीचर मारे गए। शेष विद्यार्थी और टीचर भय से अपने अपने गांव और अपने अपने देश चले गए हिमालय के रास्ते। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय किया और साथ में आग लगा दिया, जो आग 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। उसके बाद नालंदा स्लोली नेचुरल क्लाइमेट के कारण पूरे मिट्टी के नीचे दब गया। 700 साल मिट्टी के नीचे दबा रहा। कह सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास सदा के लिए समाप्त हो गया। इस विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी चाइनीज ट्रेवलर ह्वेन सांग की डायरी में पाया गया। ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय में 7वीं शताब्दी में यहाँ के छात्र थे और बाद में टीचर्स हुए। एक डायरी लिखे थे जिस डायरी का नाम CU था। ह्वेन सांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा विश्वविद्यालय का आज नाम भी नहीं होता। और भारतीय इतिहास जानने का मुख्य सोर्स विजिटर की डायरी है, चाहे वो मेगास्थनीज का इंडिका बुक हो, फायान का फोक ऑफ की हो या ह्वेन सांग का CU की हो। ह्वेन सांग की डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया तो पाया गया कि नालंदा लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर थे। 7 विद्यार्थी पे एक टीचर थे, जो आज के रेशियो से काफ़ी डिफरेंट है। आज का रेशियो 100 विद्यार्थी पे एक टीचर का आता है, कहीं पे 150 विद्यार्थी पे एक टीचर रहते हैं, है ना। लेकिन प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में 7 विद्यार्थी पे एक शिक्षक होते थे। 3 बड़े लाइब्रेरी था। बढ़िए जी, आप लोग रास्ता जाम नहीं कीजिए। 3 बड़े लाइब्रेरी था जिसका नाम था रत्नदधी, रत्नसागर और रत्नरंजक। रत्नसागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर का था। कल्पना कीजिए, पूरा वर्ल्ड में 3rd फ्लोर बिल्डिंग, 4th फ्लोर बिल्डिंग का वर्णन ऑन रिटेन नहीं है। मगध के नालंदा में 9 फ्लोर का रिटेन में वर्णन आता है। तो यह क्षेत्र कितना डेवलप रहा होगा। कई मिलियन किताबें था, 1 मिलियन 2 मिलियन नहीं, कई मिलियन किताबें था, जो मे भी 6 महीने तक रेगुलर जलते रहे थे। उस समय कागज नहीं था, कागज उस समय नहीं था। सभी किताबें भोजपत्र और ताम्रपत्र का होता था। भोजपत्र समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझा। पाम लीफ, नहीं पाम लीफ है ना। और ताम्रपत्र मीन्स कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स है ना। ये सभी की किताबें होती थी जो 6 महीने तक कंटिन्यू जलता रहा था। ठीक है। नालंदा में फ्री एजुकेशन था। यहाँ विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं कलेक्ट किया जाता था, किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती थी। इसका कॉपरेट मगध के राजा करते थे। मगध के राजा 200 विलेज का इनकम टैक्स कलेक्ट करके दान दे देते थे। जो टैक्स होता था, कर वसूलते थे, उसको यहाँ दान दे देते थे, जिससे विद्यार्थी का सारा फैसिलिटी फ्री होता था। लेकिन एडमिशन बहुत डिफिकल्ट था। यहाँ सबों को एडमिशन पॉसिबल नहीं था। इस विश्वविद्यालय के 4 मुख्य द्वार था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जहाँ पे द्वारपाल होते थे। द्वारपाल के रूप में जो नाम आया है उनका नाम है नरोपा, तिलोपा, रत्नसंभवा। ये मौखिक परीक्षा लेते थे, ओरल इंटरव्यू। जो विद्यार्थी उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देते थे, उन्हीं के यहाँ एडमिशन हो जाती थी। जो नहीं देते थे वो द्वार पर से लौट जाते थे। और बताया जाता है ह्वेन सांग फर्स्ट टाइम में पास नहीं हुए थे, सेकेंड टाइम में पास हुए थे। और ये भी बताया जाता है कि अबाउट 20% स्टूडेंट यहाँ पास होते थे, 80% द्वार पर से लौट जाते थे। तो कल्पना कीजिए, जस्ट यू इमेजिन कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही इतना स्कॉलर हो, नरोपा, तिलोपा और रत्नसंभवा जैसे हों, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर होंगे। यहाँ का प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुना है ना, बुद्ध को क्या बोला है? गुम्बुलुचु है ना, आदिदेवा, वसुबंधु, धर्मपाला, सविष्णु, असंगा, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, गुरुपद्म संभवा, शांति देवा। शांति देवा 3 पुस्तक की रचना किए हैं जो वर्ल्ड फेमस है ना। उनका दूसरा नाम भूसुक भी है।
भूसुक का अर्थ होता है खाओ और सुतो। उनकी हाइट 9 फुट होता था। जब कतार में खड़े हो जाते थे तो उनकी पहचान देने की आवश्यकता नहीं होती थी, है ना। वो इतने लंबे होते थे कि उनको दूर से ही पहचान लेते थे कि वही भूसुक हैं, वही शांति देवा हैं। उन्होंने 3 पुस्तक की रचना किए थे, शिक्षा समुच्चय, सूत्र समुच्चय और बोधिचर्यावतार, जो एक क्रांति की तरफ फैला। यहाँ जो विषय पढ़ाया जाता था वह विषय था धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र मीन्स थियोलॉजी। पिटक की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। तर्कशास्त्र, लॉजिक, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, और सारे विषय की पढ़ाई यहाँ पाली और संस्कृत में होता था, जो उस समय यहाँ का लोकल लैंग्वेज था, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज था। रेनशाइन की डायरी के आधार पर इस विश्वविद्यालय का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया, जिनको भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन इसका खुदाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले हुआ है। इसका खुदाई 1915 से स्टार्ट हुआ, 1915 से स्टार्ट हुआ, जो कंटिन्यू 1937 तक चला। 1 किलोमीटर की एरिया में, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा में खुदाई किया गया। रेस्ट एरिया के ऊपर गांव बसा हुआ है। देखिए पीछे गांव है, सामने देख रहे हैं गांव है ना, उधर भी गांव है, इसके चारों तरफ गांव है। मोर देन 50 विलेज नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो खुदाई हुआ 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में। तो नालंदा विश्वविद्यालय 2 लाइन में मिला। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का स्थान, दूसरे लाइन में पूजा करने का स्थान। मेन गेट इसका नहीं मिला है, लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिली है। यहाँ से जो भी खुदाई में सामान मिला है नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है, जो म्यूजियम लगभग 100 साल पुरानी है। यहाँ से जो खुदाई के समय मूर्तियाँ मिला है उसमें बुद्धिज्म से मिला है अवलोकितेश्वर की मूर्ति, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मारीची, जंभल आदि आदि की मूर्तियाँ मिला है खुदाई के समय, जो नालंदा के म्यूजियम में रखे हुए हैं। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पूरे बिहार स्टेट में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला है महाबोधि टेम्पल बोध गया, जिसकी घोषणा 2002 में किया गया है। दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नालंदा है, इसकी घोषणा 15 जुलाई 2016 को किया गया है। यहाँ पे आप लोग 30% मेंटेन देखेंगे, 70% उसी समय का देखेंगे। पुरानी होता है, डैमेज होता है तो रिपेयरिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर इंडियन आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा रिकंस्ट्रक्शंस किया गया है, रिस्टोरेशन का काम किया गया है। प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था, दीवारों का निर्माण चूना, सुरकी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल के जूस से होता था। आज खाने और पीने को नहीं मिलता है। गन्ने का जूस पीने को मिलता है, बेल का रस मिलता है, नालंदा की दीवारों में यूज होता था। तो सोच सकते हैं कि मगध उस समय कितना समृद्धशाली भी रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? तो चलते हैं नालंदा देखते हैं। थैंक यू। विश्वविद्यालय का रीमेंस स्टार्ट होता है ना। और ये साइड की दीवार देख रहे हैं, रिस्टोरेशन किया हुआ है। देखिए दीवारों में 2 ईंटों के बीच में सीमेंट दिखाई दे रहा है ना, ये रिस्टोरेशन किया हुआ है। लेकिन ये साइड की दीवार देखिए ओरिजिनल है, कहीं भी सीमेंट दिखाई दे रहा है दीवारों में, ये उसी समय का है। नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट नहीं मिला है ना, इसलिए टूरिस्ट को विजिट करने के लिए दीवार काट करके एक नया रास्ता बनाया है, जो दीवार की चौड़ाई 10 फुट से ऊपर पाया गया है, और वह दीवार वहाँ सामने काटा गया है ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय के 4 मुख्य द्वार था ना, एक भी मिला नहीं। लेकिन जो अभी एक द्वार बनाया गया है, तो अब मैं इंटरव्यू लूँगा, जो पास करेंगे उनको मैं एंट्री दूंगा। अरे था नालंदा
विश्वविद्यालय के नाम से वर्ल्ड फेमस नहीं था, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से वर्ल्ड फेमस नहीं था, है ना। यूनिवर्सिटी इंग्लिश वर्ड है। और जब अंग्रेजों का यहाँ शासन आया, जॉर्ज मैकाले शिक्षा नीति के सदस्य बने, इंग्लिश को कंपलसरी किए तो इंग्लिश हुआ। यहाँ का लोकल लैंग्वेज पाली था ना, तो इसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार था। और महाविहार उसको कहते हैं जहाँ पे विहारों की संख्या सर्वाधिक हो। बट विहार किसे कहते हैं? क्योंकि भगवान बुद्ध विहार करते थे, गुरु पद्म संभवा विहार करते थे, शांति देवा भी विहार करते थे जिनको शिवाला बोलते हैं, है ना। नागार्जुना विहार करते थे। तो व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ विहार? तो जहाँ पर लोग समूह में, ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में है ना, तो जहाँ पर लोग ग्रुप में एक साथ पठन और पाठन का कार्य करते हो, भ्रमण करते हो, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, उसी को विहार कहते हैं। और यह विहार इस्लाम शासक में बिहार हुआ। इस्लाम शासक में बिहार हुआ। बंगाल से कट करके नया राज्य बना तो ये बिहार हुआ, और बिहार में रहने वाला मैं बिहारी हो गया, बिहार से बिहार हो गया, है ना। अमिताभ बच्चन पूछे थे ना कि किस स्टेट का नाम बुद्धिज्म से रिलेटेड है, पाली शब्द से रिलेटेड है ना। तो ये यही विहार है ना। इसी का नाम बुद्धिज्म से रिलेटेड है और लैंग्वेज पाली है, विहार। ठीक है। तो वेन सांग ने अपने डायरी में 108 विहार के बारे में लिखे थे, लेकिन जो 1 किलोमीटर के एरिया में खुदाई किया गया तो 11 विहार मिला है। 97, रास्ता छोड़ दीजिएगा, 97 मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। ये पूरा एक विहार है जिसके चारों तरफ रूम है। एक लामा जी के लिए एक रूम होता था। तो सोचिए मैं कितना विद्यार्थी बताया? 10,000 बताया ना। नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न राजाओं के द्वारा डेवलप किया गया। गुप्ता डायनेस्टी में कुमारगुप्त, हर्षा डायनेस्टी में हर्षवर्धन और पाल डायनेस्टी में देवपाल, ही बताया ना। तो जब दूसरा डायनेस्टी आता था तो उसके ऊपर ही नया कंस्ट्रक्शन कर देते थे। तीसरा डायनेस्टी आया तो उसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो इधर देखिए दीवार का कंस्ट्रक्शन 3 लेवल का है ना। तो नीचे 5वीं शताब्दी हो गया गुप्ता डायनेस्टी का, हम लोग 7वीं शताब्दी पे खड़े हैं, अर्थात सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। और सबसे ऊपर 9वीं शताब्दी का हो गया, अर्थात पाल डायनेस्टी का हो गया। अच्छा, इसके नीचे और कितना साथ है? गुप्ता डायनेस्टी वो सामने, इसके नीचे गुप्ता डायनेस्टी का है। यहाँ देखिए ये एक ईंट है, देख रहे कितना बड़ा बड़ा ईंट है। 15 से 18 इंच लंबा है, 10 से 12 इंच चौड़ा है, 2 से 3 इंच मोटा है। 1600 साल पुराना है कार्बन डेटिंग के आधार पर। चलिए ये नया ईंट है, 60 वर्ष पुरानी है। 50 से 60 वर्ष पुरानी ईंटें हैं, देख रहे हैं ना। ये ईंट देख रहे हैं, लाल ईंट 1600 साल पुरानी है। नया ईंट बारिश के कारण इफेक्टेड हो गया है, फंगस आ गया है, अलगी लग गया है, देख रहे हैं ना। लेकिन पुराने ईंट देख लीजिए एवरीवेयर, कहीं इफेक्टेड हुआ है? तो कौन अच्छा है, नया या पुराना? क्यों कहे ओल्ड इज गोल्ड? तो यहाँ मेरा छोटा ओपिनियन है, सुनेंगे? देयर इज माई लिटिल ओपिनियन, वुड यू लाइक टू लिसन? देयर इज माई लिटिल ओपिनियन। एट दैट टाइम नो पार्टी, नो पॉलिटिक्स, नो कमीशन, नो करप्शन, नो स्कैम, नो कट मनी और नॉट 100 करोड़ चंदा। लोग नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रवेश कर चुके हैं। प्राचीन काल में नागार्जुन, आर्यदेवा, वसुबंधु, धर्मपाला, विष्णु और संगा जैसे थे। अभी तो आपको नवीन कुमार ही है ना। तो मैं बताया था कि खुदाई, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे मिट्टी के नीचे कवर्ड था, यही बताया था ना। तो खुदाई के पहले दिखाई कैसा देता होगा? मिट्टी का पहाड़ सामने देख रहे हैं, मिट्टी का पहाड़। आप अपने पीछे देखिए, मिट्टी का पहाड़ दिखाई दिया, मिट्टी का पहाड़। पूरा एरिया उसी लेवल में कवर था। 22 वर्षों तक खुदाई किया गया तो ये मिला है। खुदाई हुआ तो 2 लाइन में मिला। एक लाइन में विद्यार्थी एवं टीचर को रहने और पढ़ने का, ये पूरा लाइन देख रहे हैं ना। और वो लाइन पूजा करने का लाइन देख रहे हैं।
वो नालंदा का मेन पार्ट है। वेबसाइट खोलेंगे तो वही फोटो आएगा, बुक्स पढ़ेंगे तो वही फोटो आएगा। आज वर्ल्ड फेमस है, नालंदा का लैंडमार्क है, उसका एक्सप्लेन वहाँ पे चल के करेंगे। आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्यों वहाँ पर लोग जाकर के पूजा करते हैं। ठीक है, अभी देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म, उधर प्लेटफॉर्म देख रहे हैं ना, ये सभी मेडिटेशन करने की जगह है। क्योंकि मेडिटेशन करने से माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इतिहास बताता है, इतिहास सिखाता है कि प्राचीन काल में जितने भी स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सभी को ज्ञान की प्राप्ति मेडिटेशन के बाद हुआ है। चाहे भगवान बुद्ध हो, नागार्जुन हो, आर्यदेवा हो, वसुबंधु हो, धर्मपाला हो, सविष्णु हो, असंगा हो, शीलभद्र हो, चंद्रकीर्ति हो, गुरु पद्मसंभवा हो, शांति देवा हो। आज 90% लोग डिप्रेशन में रहते हैं विदाउट मेडिटेशन, रहते हैं ना। अभी मैं जिस मोनेस्ट्रीज को देखने के लिए चल रहा हूँ, उस मोनेस्ट्रीज का निर्माण सुमात्रा के राजा के द्वारा किया गया था। अपर बिल्डिंग जो जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का आइलैंड है, तो यह प्रमाणित होता है कि डिफरेंट कंट्री से विद्यार्थी एवं टीचर पढ़ने एवं पढ़ाने के लिए आते थे, एवं डिफरेंट कंट्री के राजाओं का कंट्रीब्यूशन था। तो चलते हैं इधर देखेंगे, जहाँ पे गुरु पद्मसंभवा का रूम भी देखेंगे। और गुरु रिम्पुचे का नेक्स्ट वाला जो ह्यूनसांग का रूम था, हाँ। गुरु रिम्पुचे का नेक्स्ट वाला जो ह्यूनसांग का रूम, ये जो था ना, वो कमरा जो था ना, वो गुरु रिम्पुची का बाद में हुआ ना। पहले वो कमरा शीलभद्र का था, है ना। शीलभद्र का कमरा ही गुरु रिम्पुची को कमरा दिया गया। और ये जो ह्यूनसांग का कैसे आइडेंटिफाई हुआ वो मैं बताऊंगा कि वो गुरु रिम्पुची का रूम कैसे था। आइए, और नाम और हाँ, वहाँ से सुना इधर देखने का है ना। इधर कुछ है इधर। हाँ, उसी इधर आ जाइए, इधर ऐसे आ जाइए, ऐसे 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 ऐसे। देखिए, प्राप्त एविडेंस के आधार पर इसको ह्वेनसांग का कमरा कहते हैं। जैसे वो गुरु पद्मसंभवा का रूम कैसे हो गया, मैं बता दिया, आप लोग विश्वास कर लिए। कुछ लॉजिक होगा ना, कर सकते हैं ना कि हाउ कैन प्रूफ इट दैट इज द गुरु पद्मसंभवा रूम। क्योंकि आप लोग स्कॉलर है ना, कैसे विश्वास करेंगे। ये ह्वेनसांग का कमरा है, इसी के आधार पर वह कमरा आइडेंटिफाई होता है। ठीक है, ह्वेनसांग के टीचर का नाम था शीलभद्र, है ना। शीलभद्र ह्वेनसांग के टीचर थे। ह्वेनसांग ने वर्णन किया था कि मैं जिस कमरे में रहता था उसके दाएं साइड में मेरे गुरुजी का कमरा था, और हम और गुरुजी साथ में रहते थे। और गुरु का कमरा बड़ा होता है, बड़ा कमरा था ना। और बाद में वही कमरा गुरु रिम्पुची को दिया गया, है ना। क्योंकि गुरु रिम्पुची को साधारण ज्ञान नहीं मिला है, उन्होंने काफी तपस्या के बाद ज्ञान अर्जन किए हैं। उन्होंने शमशान पे मेडिटेशन किए, समुद्र में जाकर के मेडिटेशन किए, पहाड़ों पे जाकर के मेडिटेशन किए, है ना। काफी मेडिटेशन करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, एवं योगिनियों से वरदान उनको मिला है। योगिनी समझ रहे हैं ना, योगिनी से उनको वरदान मिला कि जो भी बुरी आत्मा तुमको देखेगा वो वहीं पे जल के भस्म हो जाएगा। और गुरु पद्मसंभवा के वाणी में एक मैजिक था, गुरु पद्मसंभवा के वाणी में मैजिक था। जैसे मैग्नेट लोहे को खींच लेता है, उसी तरह से गुरु पद्मसंभवा जब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, अपने शिष्यों को स्पीच करते थे, तो आकाश में पक्षी, इधर उधर के क्रिएचर, पशु सभी शांत होकर के उनकी आवाजों को सुनता था, खींचे चला जाता था मैग्नेट की तरह। और यह चर्चा जो भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके गए फैलने लगा कि नालंदा में एक गुरु जी हैं जिनके आवाज़ों में मैजिक है। जो भी उनकी वाणी को एक बार सुन लेता है, बराबर सुनने की इच्छा करता है। तिब्बत गया, यह चर्चा तिब्बत गया, तो वहाँ के राजा ने उनको गुरु पद्मसंभवा को निमंत्रण दिए कि आप मेरे यहाँ भी आइए और लोगों को उपदेश दीजिए। गुरु पद्मसंभवा यहीं से तिब्बत गए थे और वहाँ पे जाकर के मठ का निर्माण भी करवाए थे। चूँकि
तिब्बत में बुरी आत्मा मठ बनने नहीं देता था। कहते हैं कि दिन में मठ का निर्माण करते थे, रात को बुरी आत्मा तोड़ देता था, जैसे था वैसे ही दिखाई देता था। गुरु पद्मसंभा वहाँ लोगों को स्पीच किए, श्रवण किए, उपदेश दिए और एक मठ बनाने के लिए आग्रह किए। उन्होंने मठ का निर्माण करवाना शुरू किया। जैसे ही दिन खत्म हो गई, रात्रि को लोग विश्राम करने के लिए गए, गुरु पद्मसंभा वहीं रहे। बुरी आत्मा तोड़ने के लिए आया, जैसे ही उनको देखा जल के भस्म हो गया। बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। तो जो तिब्बत में मंदिरों का निर्माण किया गया है तो सबसे पहले गुरु पद्मसंभा के द्वारा किया गया है और बाद में ही निर्माण हुआ, है ना। ये जो देख रहे हैं ये ह्वेनसांग का कमरा था। ये देख रहे हैं ये मेडिटेशन करने की जगह है। बुद्धिज्म में मेडिटेशन के लिए 3 स्थानों को उपयुक्त बताया गया है। 3 स्थान मेडिटेशन के लिए है मात्र, और वह स्थान है पाली भाषा में है शून्यगारगतो, अरण्यगारगतो, रुख मूलगतो। हाँ जी, आप सर साथ में हैं, बढ़िए सर, बाहर के लोग हैं, है ना। पहला है शून्यगारगतो, दूसरा है अरण्यगारगतो और तीसरा है रुख मूलगतो। शून्यगारगतो मीन्स साउंडलेस प्लेस, जहाँ कोई आवाज नहीं हो, है ना। तो ये आवाज शून्यगारगतो में आता है ना, जहाँ ह्वेनसांग जा करके मेडिटेशन करते थे। इसकी हाइट यहाँ तक है और वहाँ तक है। अरण्यगारगतो मीन्स जंगल, अरण्य मीन्स जहाँ गुरु पद्मसंभा को ज्ञान मिला, जंगल में ही मिला ना। और रुख मूलगतो मीन्स पेड़ का जड़, जहाँ भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला। भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट कहाँ मिला? पीपल पेड़ के नीचे। तो बुद्धिज्म में मेडिटेशन के लिए 3 स्थानों को उपयुक्त माना गया है। पाली में है शून्यगारगतो, अरण्यगारगतो, रुख मूलगतो। ये शून्यगारगतो में है। ये ह्वेनसांग का कमरा है। इसी के आधार पर उसके राइट हैंड का कमरा जो बड़ा है वो शीलभद्र का है और बाद में गुरु पद्मसंभा का है। देखिए, आप लोग खजूर का पेड़ देखे हैं? खजूर का पेड़ कितना ब्रांच होता है? एक ही ब्रांच होता है ना। ये खजूर का पेड़ एक ही ब्रांच है ना। हाँ, एक ही ब्रांच होता है ना। लेकिन नालंदा में खजूर के पेड़ में 8 ब्रांच है। देखिए, ऐसा पेड़ कहीं देखे हैं आप? पूरे इंडिया में कहीं भी, पूरा वर्ल्ड में ऐसा पेड़ देखे हैं? अरे ये पेड़, अब आदमी तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर नहीं रहा है ना। करते हैं गैस का ऐसे सुना था हम तो, वहाँ से करके लकड़ी कहाँ जलाता था, वो गैस पास होके यहाँ खाना। गैस कहाँ था उस समय? नहीं, लकड़ी वहाँ करता था, उसका फ्लेम उससे करके ऐसे हीट से आके इधर ऐसे स्लोपिंग बना हुआ है ना वहाँ पे। देखिए ना, ये देखिए, आम जगहों पे कुआं राउंड में देखिएगा, गोल में देखिएगा या चौखोट में देखिएगा, देखते हैं ना। ये कुआं में 8 कोना है। ऑक्टागन कुआं है। भारत में शायद कहीं देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट साइट है वहीं वहीं देखने को ये मिलेगा। चूँकि नालंदा महायान का सबसे बड़ा केंद्र था, तो यहाँ जो भी विद्यार्थी एवं टीचर रहते थे भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते थे। और अष्टांगिक मार्ग है सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, है ना। 8 फोर पाथ ना, 8 फोर पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये 8 फोर पाथ का सूचक है। इट्स अ गिविंग नॉलेज 8 फोर पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। चलिए,
आज का क्लास समाप्त। हाँ वही तो आराम से जाके गाड़ी वहाँ जाके कुछ ठीक है, थैंक यू सर। खाने के बाद वहाँ जाएगा फिर वो ब्लैक बुद्धा देखेगा उसके बाद निकल अभी स्वर्ण भंडार जाना है। So that was the educational tour of this Nalanda University. So I am really tired now. So now we'll have lunch and I am going to end my video here. And also I'm very sorry for today's video quality because everything I have shoot from my mom the phone. So I'm very sorry for that. Yeah, so I hope you guys also gain a lot of knowledge just like I did. So that's all about today's video. Bye bye and take care everyone.